हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपस्टॉक्स। दिस इज द इंडिया स्टोरी। मैं हूं गौरी। आज हम बात करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। क्या है ये और कैसे ये इंडिया का बिगेस्ट एडवांटेज बन सकता है। अगर आप इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को समझना चाहते हैं तो ये टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते। और अगर आपको ऐसे ही डीप डाइव कंटेंट पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। इंडिया यंग है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। आज इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन सिर्फ बड़ी नहीं है, यंग भी है। लगभग 43% पॉपुलेशन 25 साल से कम है और मीडियन एज सिर्फ अराउंड 29 इयर्स के आसपास है। नाउ अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय कैपिटल ग्रुप, इंडिया की ये मीडियन एज और यूथ पॉपुलेशन ग्लोबली हमें फेवर करती है। इसका मतलब क्या है? सिंपल है। देखिए, इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्किंग एज वर्कफोर्स बनने का पोटेंशियल है और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसी अपॉर्चुनिटी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। और ये टर्म आपको सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक्चुअली काफी सिंपल है। जब किसी कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कि काम करने वाली पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा होने लगती है, तब इकोनॉमी को नेचुरली एक एडवांटेज मिलता है, बूस्ट मिलता है। ज्यादा लोग काम करते हैं, ज्यादा इनकम जनरेट होती है, स्पेंडिंग बढ़ती है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। और इस वक्त इंडिया एग्जैक्टली उसी फेज में खड़ा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज आज एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। कंट्रीज जैसे कि जापान और कई यूरोपियन नेशंस में वर्कफोर्स धीरे धीरे रिटायर हो रही है। वहीं इंडिया के पास एक यंग पॉपुलेशन एडवांटेज है जो आने वाले डेकेड्स में ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए आज बहुत सी ग्लोबल कंपनीज इंडिया को सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट की तरह नहीं बल्कि फ्यूचर वर्कफोर्स हब की तरह भी देख रही है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैच भी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑटोमेटिक नहीं होता। सिर्फ यंग पॉपुलेशन होना सक्सेस को गारंटी नहीं करता। अगर एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्ट्रांग ना हो तो यही यंग पॉपुलेशन एडवांटेज प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। और शायद यही इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि हर साल लाखों यंग इंडियंस वर्कफोर्स में एंटर करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इकोनॉमी उनके लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पा रही है? क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी डेमोग्राफिक स्टोरी का रियल इंपैक्ट तभी दिखाई देता है जब यंग पॉपुलेशन एक्चुअली इकोनॉमी को ग्रो करे और बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट्स में वेल्थ क्रिएट हो। और यही हमें ले जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्या ये डेमोग्राफिक डिविडेंड सच में इंडिया के लिए पैसे बनाएगा या ये सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगा? इसको समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्चुअली में होता क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का सिंपल मतलब होता है जब किसी कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कि 15 से 64 वाला जो एज ग्रुप है वो डिपेंडेंट्स यानी कि बच्चे और एल्डरली पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाते हैं, तब इकोनॉमी को एक नेचुरल ग्रोथ एडवांटेज मिलता है। इस सिचुएशन में ज्यादा लोग काम करते हैं, ज्यादा इनकम जनरेट होती है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं और इकोनॉमी फास्टर ग्रो करने लगती है। और इंडिया अभी एग्जैक्टली इसी फेज में है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने पीक फेज में अराउंड 2030 से 2040 के बीच हो सकता है। लेकिन एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑटोमेटिक सक्सेस गारंटी नहीं करता। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिया हमेशा यंग रहेगा। रियलिटी बिल्कुल भी नहीं। हर कंट्री का एक डेमोग्राफिक स्वीट स्पॉट होता है और इंडिया का स्वीट स्पॉट अभी चल रहा है। आज इंडिया अपने बेस्ट डेमोग्राफिक फेज में है, लेकिन ये विंडो परमानेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बाय कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, इंडिया का डेमोग्राफिक विंडो ग्रेजुअली अराउंड 2050 के बाद क्लोज होना स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए नेक्स्ट 20 से 25 इयर्स इंडिया के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ चलिए एक और इंटरेस्टिंग डेटा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड हिस्टोरिकली जीडीपी ग्रोथ में अराउंड 1.9% एनुअल बूस्ट को कंट्रीब्यूट कर चुका है। मतलब अगर इंडिया 6% से ग्रो कर रहा है तो उसमें से लगभग 2% ग्रोथ सिर्फ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की वजह से आ रही है। और ऑनेस्टली ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल पैसा कहां बन सकता है? आंसर है कंजम्पशन। इंडिया की लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ स्टोरीज में से एक बन सकती है और इसका बिगेस्ट रीजन है इंडिया की यंग पॉपुलेशन। जब एक यंग पॉपुलेशन अर्निंग फेज में एंटर करती है तो नेचुरली इनकम बढ़ती है, स्पेंडिंग बढ़ती है, लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है और एस्पिरेशंस भी बढ़ने लगते हैं। और इंडिया अभी एग्जैक्टली इसी ट्रांजिशन के बीच में खड़ा है।
एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट डेकेड में इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिग्निफिकेंटली राइज करे। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय कैपिटल ग्रुप, इंडिया की पर कैपिटा इनकम नेक्स्ट डेकेड में अराउंड 4,000 से $5,000 की रेंज तक पहुंच सकती है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंजम्पशन पर दिखेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे स्पेंडिंग पैटर्न्स भी चेंज होते रहेंगे। पहले लोग सिर्फ नेसेसिटीज पर स्पेंड करते थे, बेसिक नीड्स जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इनकम ग्रो होने के बाद स्पेंडिंग ग्रेजुअली लाइफस्टाइल और एस्पिरेशंस की तरफ शिफ्ट होने लगती है। लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन पर स्पेंड करते हैं और एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं कंजम्पशन अपग्रेड साइकिल। और हिस्ट्री में हर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ने ये फेज एक्सपीरियंस किया है। जब सिटीजंस की परचेसिंग पावर इंक्रीज होती है तब बिजनेसेस ग्रो करते हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव होती हैं और इवेंचुअली स्टॉक मार्केट में मैसिव वेल्थ क्रिएशन देखने को मिलता है। पहले इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी बेसिक नीड्स तक लिमिटेड थी, लेकिन अब इंडिया स्लोली एक एस्पिरेशनल इकोनॉमी बन रहा है। आज मिडिल क्लास स्पेंडिंग सिर्फ एसेंशियल्स तक लिमिटेड नहीं रही। स्मार्टफोन्स, ट्रैवल, फैशन, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, डाइनिंग आउट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स में स्पेंडिंग कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है और फ्यूचर में प्रीमियमाइजेशन और एस्पिरेशनल स्पेंडिंग और भी फास्ट हो सकती है। यही शिफ्ट मार्केट्स में सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। एक प्रोजेक्शन बाय द इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल कंजम्पशन में इंडिया का शेयर अराउंड 9% से बढ़कर 2050 तक रफली 16% तक पहुंच सकता है। सिंपल लैंग्वेज में इंडिया सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इकोनॉमी नहीं, बल्कि फ्यूचर में एक मैसिव कंजम्पशन सुपर पावर भी बन सकता है। अब सवाल आता है कि अगर इंडिया की डेमोग्राफिक और कंजम्पशन स्टोरी इतनी स्ट्रांग है तो इसका एक्चुअल बेनिफिट किन सेक्टर्स और कंपनीज को मिल सकता है। चलिए इसको सेक्टर वाइज हम समझते हैं। पहले सबसे पहले आती है कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनी। ये वो बिजनेसेस होते हैं जिनकी डिमांड ऑलमोस्ट हर इकोनॉमिक सिचुएशन में बनी रहती है। डेली एसेंशियल्स, फूड प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। रीजन सिंपल है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डेली कंजम्पशन भी स्टेडली इंक्रीज होता है। चाहे इकोनॉमी फास्ट ग्रो करे या फिर स्लो, बेसिक कंजम्पशन यूजुअली कंटिन्यू रहता है। लेकिन रियल हाई ग्रोथ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में देखने को मिल सकती है। यहाँ वो सेक्टर्स आते हैं जहां लोग नीड्स से ज्यादा वांट्स पर स्पेंड करते हैं। अपैरल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल, टूरिज्म और लाइफस्टाइल स्पेंडिंग। एग्जाम्पल के लिए जुबिलेंट फूड वर्क्स। जब इनकम राइज होती है तो लोग पहले बेटर लाइफस्टाइल और एक्सपीरियंसेस पर स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इकोनॉमीज को रिचर होने के साथ साथ एक्सेलरेट भी करती हैं। फिर आती है फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी, जो इंडिया के लिए एक मैसिव लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जब यंग अर्नर्स अपनी इनकम ग्रो करते हैं तो इवेंचुअली वो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस की तरफ मूव करते हैं। इसी वजह से बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड बिजनेसेस और एनबीएफसीज लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरीज बन सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक। इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस और इन्वेस्टिंग कल्चर अभी भी रिलेटिवली अर्ली स्टेजेस में है और इसी वजह से यहाँ ग्रोथ रनवे काफी बड़ा हो सकता है। उसके बाद आती है डिजिटल और इंटरनेट इकोनॉमी। यंग इंडिया लार्जली डिजिटल फर्स्ट इंडिया है। ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस डायरेक्टली इस डेमोग्राफिक शिफ्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। आज की जनरेशन ऑनलाइन कंज्यूम करती है, ऑनलाइन लर्न करती है, ऑनलाइन इन्वेस्ट करती है और बिजनेसेस भी उसी डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहे हैं। हाउसिंग और रियल एस्टेट भी इस स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। अर्बनाइजेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस कमिंग ईयर्स में फर्स्ट टाइम होम बायर्स बन सकते हैं। जैसे जैसे इनकम्स और अर्बन माइग्रेशन ग्रो करेगा वैसे वैसे हाउसिंग डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है। और इंटरेस्टिंगली हेल्थ केयर भी लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी बन सकता है। आज इंडिया की स्टोरी यूथ ड्रिवन है, लेकिन फ्यूचर में ग्रेजुअली एजिंग पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। मतलब आज का डेमोग्राफिक एडवांटेज इवेंचुअली हेल्थ केयर डिमांड को भी पुश करेगा। अब अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन को देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। यूरोप एजिंग पॉपुलेशन फेस कर रहा है, जापान ऑलरेडी एजिंग क्राइसिस से डील कर रहा है, चाइना भी रैपिडली एजिंग फेज में एंटर कर रहा है। वहीं इंडिया कंपैरेटिवली नेक्स्ट 20 से 25 साल तक यंग रह सकता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय कैपिटल ग्रुप, इंडिया कमिंग डेकेड्स में ग्लोबल वर्किंग एज पॉपुलेशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन सकता है और यही इंडिया का बिगेस्ट स्ट्रक्चरल एडवांटेज हो सकता है। अब तक जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट लग सकती है आपको, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि डेमोग्राफिक्स अलोन ग्रोथ को गारंटी नहीं करते। इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है जॉब्स। अगर सफिशिएंट जॉब्स क्रिएट ही नहीं होंगी तो फिर यंग पॉपुलेशन एडवांटेज का एक्चुअल फायदा इकोनॉमी को कैसे मिलेगा। आज भी इंडिया मल्टीपल चैलेंजेस फेस करता है, जैसे कि स्किल गैप, स्लो जॉब क्रिएशन और हाई इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट।
और अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्ट्रॉन्ग पेस पर क्रिएट नहीं हुई तो कंजम्पशन स्लो डाउन भी हो सकता है, ग्रोथ भी इंपैक्ट हो सकती है और डेमोग्राफिक एडवांटेज वीक पड़ सकता है। हडसन इंस्टीट्यूट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव नहीं हुए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इवेंचुअली डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी एक मेजर इशू है। एक और हिडन चैलेंज है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अगर पॉपुलेशन का एक ह्यूज पार्ट वर्कफोर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो इंडिया अपना डेमोग्राफिक पोटेंशियल फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। यानी सिर्फ यंग पॉपुलेशन होना इनफ नहीं है, जरूरत यह भी है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन प्रोडक्टिव वर्कफोर्स का पार्ट बने। रीजनल इनइक्वालिटी भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क है। इंडिया के डिफरेंट रीजन्स अलग डेमोग्राफिक रियलिटीज को फेस कर रहे हैं। साउथ इंडिया कंपैरेटिवली फास्टर एजिंग फेज की तरफ मूव कर रहा है, जबकि नॉर्थ इंडिया अभी भी यंग है, लेकिन वहां पर स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी का चैलेंज ज्यादा है। और इसीलिए एक इंपॉर्टेंट इंसाइट समझना बहुत जरूरी है। डेमोग्राफिक्स ऑटोमेटिकली ग्रोथ क्रिएट नहीं करते। डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी काम करता है जब एजुकेशन स्ट्रांग हो, स्किल्स रेलेवेंट हो, जॉब्स अवेलेबल हो और पॉलिसीज सपोर्टिव हो। अदरवाइज वही यंग पॉपुलेशन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बजाय सोशल प्रेशर भी बन सकती है। अब आते हैं इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव पर। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि क्या डेमोग्राफिक्स इंडिया के इक्विटीज के लिए लॉन्ग टर्म बुल केस क्रिएट करती है? शॉर्ट आंसर इज यस, बट कंडीशनल। अगर इंडिया लार्ज स्केल जॉब्स क्रिएट करता है, मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करता है, सर्विसेज सेक्टर को एक्सपैंड करता है और फाइनेंशियलाइजेशन ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है तो नेक्स्ट 20 से 25 सालों में इंडिया एक मैसिव कंजम्पशन लेड सुपर साइकिल देख सकता है। शायद इसी वजह से बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन डाउनसाइड रिस्क को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अगर जॉब्स एक्सपेक्टेड पेस पर क्रिएट नहीं हुई, स्किल्स मिसमैच कंटिन्यू रहा और इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ी तो कंजम्पशन वीक हो सकता है, ग्रोथ स्लो पड़ सकती है और सोशल स्ट्रेस इंक्रीज हो सकता है। यानी इंडिया की डेमोग्राफिक स्टोरी पावरफुल जरूर है, लेकिन इसका आउटकम एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, इंडिया की स्टोरी ना कंप्लीटली परफेक्ट है और ना कंप्लीटली ब्रोकन। यहाँ चैलेंज भी है और प्रोग्रेस भी हो रही है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स इसी डायरेक्शन में स्टेप्स हैं कंट्री की लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए। हाँ, एग्जीक्यूशन हर जगह पर परफेक्ट अभी भी नहीं है, लेकिन मूवमेंट डेफिनेटली विजिबल है और शायद यही इंडिया को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक चीज जो बहुत लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि डेमोग्राफिक्स एक स्लो मूविंग फोर्स होती है। इसका इम्पैक्ट एक क्वार्टर या एक साल में क्लियरली विजिबल नहीं होता, लेकिन ओवर टाइम इसका इफेक्ट मैसिव हो सकता है। एग्जैक्टली इसीलिए ये ट्रेडर्स का गेम नहीं, इन्वेस्टर्स का गेम है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट न्यूज, इलेक्शंस और ग्लोबल इवेंट्स से मूव करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंट्रीज को एक्चुअली पुश करते हैं स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स और डेमोग्राफिक्स उनमें से एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड हो सकता है। डेमोग्राफिक्स फर्टाइल सॉइल की तरह है। अगर उस सॉइल को एजुकेशन मिले, स्किल्स मिले, जॉब्स मिले तो वही सॉइल एक पावरफुल इकोनॉमिक जंगल ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर नर्चरिंग ही नहीं मिली तो फर्टाइल लैंड भी खाली रह सकता है और इंडिया अभी एग्जैक्टली इसी टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। पोटेंशियल बहुत बड़ा है, क्वेश्चन सिर्फ एग्जीक्यूशन का है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जेन्युइनली एक वंस इन अ सेंचुरी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, कंजम्पशन बूम का पोटेंशियल है और ग्लोबली भी इंडिया का डेमोग्राफिक पोजीशन काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही ये इंडिया का बिगेस्ट टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि डेमोग्राफिक्स सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देते हैं, आउटकम डिसाइड नहीं करते। फाइनल आउटकम डिपेंड करेगा जॉब्स कितनी बनती हैं, एजुकेशन कितनी इंप्रूव होती है और अपॉर्चुनिटीज कितने लोगों तक एक्चुअली पहुंचती है। डेमोग्राफिक्स इंडिया को एक चांस देता है, लेकिन उस चांस को रियलिटी में कन्वर्ट करना पॉलिसीज, जॉब्स और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। और इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ डेली हेडलाइंस और शॉर्ट टर्म नॉइस पर फोकस मत कीजिएगा। रियल स्टोरी शायद डीपर ट्रेंड्स में है, कंजम्पशन, फाइनेंशियलाइजेशन, प्रीमियमाइजेशन और डिजिटल अडॉप्शन जैसे शिफ्ट्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंस, क्योंकि इंडिया की ये स्टोरी ओवरनाइट नहीं लिखी जाएगी, ये धीरे धीरे बिल्ड होगी, सालों में और शायद डेकेड्स में। आई होप आपको द इंडिया स्टोरी का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस सीरीज में हम इंडिया की नेक्स्ट बिग थीम का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं सो दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट फर्स्ट। सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स सो दैट आपसे अगला एपिसोड मिस ना होने पाए। दिस इज गौरी signing off. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.